ना कहां पे है? नाइजर नदी का मुहाना कहां पे है? गुयाना की खाड़ी में है। कहां पे है? गुयाना की खाड़ी में है। आगे बताइएगा, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है किस देश में स्थित है? नेपाल में है। बिल्कुल सही है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहां पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। आगे बताइएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइएगा। श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है ना। बिहार के पहले राज्यपाल का नाम बताइएगा। बिल्कुल सही है, दौलत राम जी थे। ठीक है ना। आगे बताइएगा, पायलट रहित भारतीय यान सर्वप्रथम कौन सा था? लक्ष्य था। बिल्कुल सही है। पायलट रहित यानी कि आजकल जो ड्रोन सिस्टम चलती है वैसा जो पहला सिस्टम बनाया गया था उसका नाम क्या दिया गया था? लक्ष्य नाम दिया गया था। ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो विक्टोरिया द्वीप जो है ये किस महासागर में स्थित है? विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में। विक्टोरिया द्वीप कहां पे है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है ना। और एक विक्टोरिया झील है, ठीक है ना, जिससे एक नदी का उद्गम होता है। वो कौन सी नदी है? नील नदी है। नील नदी है। ठीक है ना। नील नदी। नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है उसका उद्गम किस झील से होता है? विक्टोरिया झील से ही होता है। आगे बताइएगा, यक्षगान जो है, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से। बिल्कुल सही है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। बताइएगा, तो मैकमोहन रेखा का विभाजन किन दो देशों के बीच करती है? भारत और चीन के बीच करती है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच विभाजन का कार्य करती है, जिसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1914 में किया गया था। 1914 में किया गया था। बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। बताइएगा, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। बिल्कुल सही है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। बताइएगा, तो BCG का टीका जो बच्चे को जन्म के 1 घंटा के उपरांत ही लगाया जाता है वो किस बीमारी से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है? बिल्कुल सही है। यक्ष्मा तपेदिक या फिर टीबी जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं ना, उसी के लिए लगाया जाता है BCG का टीका। बताइएगा, तो BCG में जी शब्द किसके लिए प्रतिपादित किया जाता है? ग्यूरिन के लिए। जी शब्द किसके लिए? ग्यूरिन के लिए। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है। ठीक है ना, BCG। और ये कैलमेट जो है इन्हीं के नाम पे रखा गया। ये मतलब एक वैज्ञानिक थे जो इसका खोज किए थे। ठीक है ना, BCG टीका का। आगे बताइएगा, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का निर्माण हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा किया जाता है? अमाशय या अग्न्याशय? अग्न्याशय के द्वारा। ठीक है ना। अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। पेनक्रियाज के द्वारा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का मतलब कि उसका निर्माण किया जाता है। बताइएगा, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये किस देश के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के थे? फ्रांस के थे। फ्रांसीसी थे ये। आगे बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी मिनट की होती है? 70 मिनट की होती है। ठीक है ना, 70 मिनट की इंटरनेशनल हॉकी। 70 मिनट। 70 मिनट क्या हुआ? फुटबॉल 90 मिनट का होता है। और ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी की बात कर रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी कितने मिनट की होती है? 70 मिनट की होती है, यानी 1 घंटा 10 मिनट का होता है। बताइएगा, तो निमोनिया शरीर की किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़ा को या श्वास नली को? फेफड़ा को। एकदम इसमें क्लियर रहना है। ठीक है ना। निमोनिया जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करती है। और निमोनिया होता कुछ भी नहीं है, जब फेफड़ा के किसी भाग में पानी भर जाता है ना, ठीक है ना, एल्वोलाई में पानी भर जाता है, पुट्टिका में पानी भर जाता है, उसी बीमारी को नाम दे दिया जाता है निमोनिया। जो जनरली किस कारण से होती है, इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो बैक्टीरिया होता है। ठीक है ना। जनरली बैक्टीरिया होता है, लेकिन कभी कभी वायरल निमोनिया भी होता है। ठीक है ना, यानी कि विषाणु से भी होता है, जो कि हमेशा फेफड़ा में ही होगा। निमोनिया जो है वो फेफड़ा की बीमारी है। और अभी जो एक बीमारी चली थी जिसका नाम था कोविड-19,
कोविड-19, ठीक है ना, वो किस अंग को प्रभावित करती थी? श्वास नली को प्रभावित करती थी, मेनली श्वास नली को प्रभावित करती थी, ठीक है ना। कोविड-19 में श्वास नली प्रभावित होती थी और फेफड़ा तो होगी ही, ठीक है ना। आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट जी थी, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। आगे बताइएगा, ब्लैक पैगोडा के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। और एक बात याद रखिएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसी मंदिर के बारे में कहा गया था कि यहाँ पत्थरों की भाषा इंसान की भाषा से आगे निकल चुकी है। वो किस मंदिर के बारे में टिप्पणी किए थे? कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा, नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, विश्व की सबसे बड़ी मंदिर अंकोर वाट का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बिल्कुल सही है, सूर्य बर्मन के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, सूर्य बर्मन के द्वारा करवाया गया था। विश्व की सबसे बड़ी मंदिर जो है वो कंबोडिया में अंकोर वाट का सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण किसके द्वारा? सूर्य बर्मन के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है ना। क्या हुआ? कंबोडिया में, कंबोडिया एक देश है, ठीक है ना, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड वगैरह देश है ना। आगे बताइएगा, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का, बिल्कुल सही है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का, ठीक है ना। बॉक्साइट बताइएगा किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है। क्रायोलाइट और बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। बताइएगा तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? बाबर। कब? 1526 में, पानीपत की प्रथम युद्ध जीतने के बाद ही। और किससे जीते थे पानीपत की प्रथम युद्ध? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी ही थे, बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, ठीक है ना। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। देखिए, जितने भी आपको प्राकृतिक रूप से जहां से गैस निकलेगी ना, ठीक है ना, उसमें जो मेन गैस होगी वो गैस क्या चीज होगी? मीथेन ही होगी, ठीक है ना। आगे बताइएगा, वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? जनरली इसको गैस वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। एसिटिलीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और एसिटिलीन के साथ एक और गैस को मिक्स किया जाता है, जो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस होती है। आप देखते होंगे, कभी जाते होंगे जहां पे गैस वेल्डिंग होती है, वहां पे देखते होंगे कि बगल में बहुत सारा एक सिलेंडर है रखा हुआ और वहां पे बहुत सारा चूना टाइप का ढेर लगा हुआ रहता है। कभी गौर किए हैं? वो चूना टाइप का जो ढेर होता है वो ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो कार्बाइड जो मिलती है ना, कार्बेट, जिसको कार्बेट के रूप में जानते हैं, वही कार्बेट होती है, ठीक है ना। कार्बेट को क्या किया जाता है? एक सिलेंडर में भरा जाता है और उसमें पानी डाला जाता है, और जैसे ही कार्बेट पे पानी का, कैल्शियम कार्बेट पे जैसे ही पानी का उस पे ये होता है, छिड़काव होता है, तो उसमें से एसिटिलीन गैस निकलती है, ठीक है ना। कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस निकलती है। और एसिटिलीन गैस का प्रज्वलन जो है वो बहुत उच्च होता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि एलपीजी, मीथेन वगैरह से भी ज्यादा टेम्परेचर पे चलती है, जिस कारण से लोहा वगैरह को भी पिघला करके वेल्डिंग कर देती है, ठीक है ना। और हम लोग जो कृत्रिम रूप से फल को भी पकाते हैं वो उसी गैस के प्रयोग से पकाते हैं। तब ना देखते हैं कि कार्बेट मार्केट से खरीद के लाए, क्या नहीं समझे? कार्बेट मार्केट से खरीद के लाते हैं और उस पे पानी का छिड़काव कर देते हैं और उसको फल को डाल के ढक देते हैं और उसी एसिटिलीन गैस से फल पक जाती है। और बताइएगा, प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए कौन सी गैस व्यवहार होती है? एथिलीन। एथिलीन, ठीक है ना, एथिलीन। ये सब क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार सुना हुआ है, लेकिन ये सब क्वेश्चन को हम बार बार इसलिए करवाते हैं कि इन सब क्वेश्चन को किसी भी सूरत हाल में गलती करना ही नहीं है, क्योंकि आप यहां अगर गलती कर दिए तो आप रिजल्ट से चूक गए, क्योंकि भारी क्वेश्चन में तो गलती होना ही है। तो ये सब हल्का क्वेश्चन तो किसी भी सूरत में नहीं गलती होना चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन हल्का और भारी नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। सभी क्वेश्चन का मार्क्स तो बराबर ही होता है ना, तो इसके लिए जो क्वेश्चन आपको अच्छा से आसानी से नंबर दिलाए वही अच्छा क्वेश्चन हुआ ना। आगे बताइएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? दिसंबर माह में, 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाई जाती है। आगे बताइएगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने के लिए
कौन सा शासक जिम्मेदार था? बिल्कुल सही है। स्थानीय शासन में जो रखता था सेना, वो कौन रखता था? तो अलाउद्दीन खिलजी रखता था। बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन क्या है? इंटरनेट है। संचार का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो अगर ईमेल ऑप्शन में रहे तो ईमेल, नहीं तो इंटरनेट तो है ही, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो नगर नियोजन किस सभ्यता का प्रमुख विशेषता था? सिंधु सभ्यता का, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता का। और पूछेगा भी कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख गुण क्या था? तो यही नगरीय सभ्यता थी, नगर नियोजन ही था। बताइएगा, तो ब्रेस्ट स्टॉक शब्द का संबंध किस खेल से है? तैराकी से है, ठीक है ना। ब्रेस्ट स्टॉक शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से। ये ब्रेस्ट स्टॉक कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। देखते होंगे जब कुछ लोग तैरते हैं तो वो बहुत हाथ पैर चलाते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं फ्री स्टाइल। क्या बोलते हैं उसको? फ्री स्टाइल। और कुछ लोग को देखिएगा कि एकदम सीना के बल एकदम आसानी से ज्यादा बिना हलचल किए हुए तैरते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है ना। तो फ्री स्टाइल क्या होता है? किधर भी कैसे भी हाथ पैर मार के आगे बढ़ रहे हैं पानी में, तो वो फ्री स्ट्रोक होता है। और ब्रेस्ट स्ट्रोक क्या होता है? मतलब फ्री स्टाइल होता है, और ये ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है जो सीना के बल तैरते हैं। इन दोनों शब्दावली का संबंध किससे है? तैराकी से है। बटरफ्लाई का भी संबंध तैराकी से ही है। बताइएगा, तो अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को घोषित की जाती है? 5 सितंबर को, ठीक है ना। टीचर्स डे मनाते हैं किस तिथि को? 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी, जिसको राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है। बताइएगा, तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम के द्वारा होती है? नलकूप के द्वारा होती है। नलकूप के द्वारा। नलकूप कुछ नहीं, वही पंपिंग सेट बोर्डिंग जो नहीं बोलते हैं, वो उसी को नलकूप बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है भारत में वो नलकूप के द्वारा होती है, नलकूप के द्वारा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करती है? पीलिया रोग यकृत को, यकृत को। पीलिया कुछ भी नहीं है, इसको जॉन्डिस या टाइफाइड, जॉन्डिस या हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। जॉन्डिस या हेपेटाइटिस बोलते हैं। और ये किसको प्रभावित करती है? यकृत यानी कि लीवर को, ठीक है ना। यकृत यानी कि लीवर। और लीवर को ही जिगर भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। यकृत को ही जिगर भी बोलते हैं। जिगर सब क्या हुआ? हाँ, इसका वजन 1.5 किलो होता है। और बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन नाम का 2 पिगमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है ना। किसका किसका बना होता है लीवर? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का। जो जॉन्डिस यानी कि पीलिया होने के टाइम में बिलीरुबिन नामक जो है वर्णक जो है सो शरीर में बढ़ जाती है। जो बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है? पीला कलर होता है। इसी कारण पूरा शरीर पीला पीला दिखने लगता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। और शराब पीने से एक इसमें बीमारी होती है जिसका नाम क्या है? सिरोसिस होता है, सिरोसिस होता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो मानस वन्य पशु विहार किस राज्य में अवस्थित है? मानस कहाँ पे है? असम में है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन कहलाता है। वायु या जल के द्वारा जो है ना ऊपरी मिट्टी को अगर हटाता है तो उसको मृदा अपरदन बोलते हैं। और जल के द्वारा अगर मिट्टी को कटाव बोलते हैं तो उसको मतलब वही मिट्टी का कटाव बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आएगा ना जो लगेगा कि अरे ये तो एकदम लॉजिक से है, ये तो क्या पूछ रहा है, लेकिन उसका भी जवाब आपको देना है क्योंकि उससे भी नंबर मिलता है। आगे बताइएगा, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है, ठीक है ना। बताइए, तो अलकनंदा तथा मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। अलकनंदा और मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। और अलकनंदा के साथ जब मंदाकिनी मिलती है तो किस प्रयाग का निर्माण करती है? रुद्र प्रयाग का। रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है, रुद्र प्रयाग का। मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग बनेगा। आगे बताइएगा, आवाज जा रहा है ना पीछे साथ? आगे बताइएगा, सरक्रिक रेखा कहाँ अवस्थित है? गुजरात के कच्छ रण में, ठीक है ना। गुजरात के कच्छ के रण में। और ये सरक्रिक रेखा किन 2 देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है, गुजरात में कच्छ के रण में है। आगे बताइएगा, तो नक्सलवादी आंदोलन कहाँ पे पनपी थी? नक्सलवादी आंदोलन
ये पश्चिम बंगाल में पनपी थी। नक्सलवादी आंदोलन, इसका जड़ कहां पे था, कहां पे पनपा था? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। आगे बताइएगा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम बताइएगा। ममता बनर्जी है, और याद रखिएगा भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अभी है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहां पे की गई थी? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कोलकाता में, कोलकाता में, कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कोलकाता में की गई थी, और अभी भी संस्थान कहां पे है? कोलकाता में ही है। आगे बताइएगा, तो किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? टैरिफ कर कहते हैं, ठीक है ना। किसी देश से अगर आप सामान इंपोर्ट करते हैं, यानी कि कोई देश से आप अगर मान लीजिए कि आईफोन मंगवाते हैं, और भारत सरकार जो उस पर कर लगाएगा कि आप आईफोन खरीदे हैं तो आपके घर में तो कुछ आया भी है, कुछ हमको भी दे दीजिए, तो वो जो मांगेगा कर, वो कैसा कर होगा? उस कर का नाम है टैरिफ कर। क्या नाम है? टैरिफ कर नाम है, ठीक है ना। और आप अगर आईफोन यहाँ पे घर पे बनाते हैं, यानी कि आप अगर भारत में बनाते हैं, तब भारत सरकार अगर आईफोन कंपनी पे जो कर लगाएगी, उस कर का क्या नाम है? तो मोड वेट और सैन वेट, ठीक है ना। दो वेट लगाते हैं, मोड वेट और सैन वेट, ठीक है ना। मोड वेट और सैन वेट, अगर भारत में आईफोन बना तब जो कर लगेगा वो कौन लगेगा? सैन वेट और मोड वेट। और अगर आईफोन अगर चाइना से या फिर अमेरिका से बन करके आया है और उस पर अगर कर लगेगा तो कौन सा कर लगेगा? टैरिफ कर लगेगा। इसको याद रखिएगा। क्या हुआ? इसको मतलब उसका नाम ही वही है, ठीक है ना। मोड वेट और सेन वेट, ठीक है ना, उसका वही नाम ही है। आपको हिंदी में भी मौ कर मो डॉ ऐसे करके ही मिलेगा लिखा हुआ। हाँ हाँ, इंग्लिश से भी मिलेगा। आगे बताइएगा, भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े किसके द्वारा जारी की जाती है? एनएसएसओ के द्वारा, एनएसएसओ के द्वारा, ठीक है ना। बेरोजगारी संबंधित आंकड़े किसके द्वारा? एनएसएसओ के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है ना। बताइएगा, तो दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री होगा? दक्षिण ध्रुव का 90 डिग्री। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो पनीर जो है ये कैसा रसायन का उदाहरण है? मतलब रासायनिक प्रकृति इसका क्या है? जेल का उदाहरण है, ठीक है ना। पनीर जो है ना जेल का उदाहरण है, मतलब इसका प्रकृति बोल लीजिए या फिर अवस्था बोल लीजिए। तो पनीर कैसा है? जेल की तरह बिहेव करता है। आगे बताइएगा, तो वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें मिस्टेक कर जाते हैं हम लोग भी। कितना बार भारत छोड़ो लगाए हुए टिकी हुए, ठीक है ना। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4, बिल्कुल सही है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। आगे बताइएगा, तो बिजली चमकने पर कौन सी गैस का उत्पादन होता है? इसमें लिखा हुआ है NO2, ठीक है ना, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। NO गैस का उत्पादन होता है, ठीक है ना, NO का, इसमें NO2 लिखा हुआ है। बिजली चमकने पर NO गैस का उत्पादन होता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, वर्धानता एक कैसी रोग है? तो ये हाँ अनुवांशिकी रोग है, ठीक है ना, जेनेटिक रोग है ये, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्रकृति में कैसा होगा? अम्लीय होगा, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है प्रकृति में अम्लीय होगा, ठीक है ना। बताइएगा, तो धातु का ऑक्साइड है वो प्रकृति में कैसा होगा? क्षारीय होगा। और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। बताइएगा, तो दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो बिल्कुल सही है, Al2O3 हो गया, ZnO हो गया, CO हो गया, ठीक है ना। ये सब कैसा है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। मतलब मन होगा तो किसके तरह? क्षारीय की तरह बिहेव कर लेंगे, मन होगा तो अम्लीय की तरह बिहेव कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बताइएगा, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग। ऐसा वाला जब भी आएगा ना, ठीक है ना, एक चीज बता देते हैं, ऐसा वाला जब भी क्वेश्चन आएगा कि किस पर निर्भर करता है, तो आप सिंपली सोचने का कोशिश कीजिएगा कि जो पूछ रहा है क्या उसका कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। उसका जो फॉर्मूला होगा ना, उसमें फॉर्मूला में जो जो टर्म आएगा ना, उसी पर वो निर्भर करेगा, ठीक है ना। जैसे अभी पूछा संवेग, हमको नहीं अगर याद है तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर क्या होता है? M × V होता है, यानी कि मास और
वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान और वेग, ठीक है ना, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। त्वरण किस पर निर्भर करता है? त्वरण किस पर निर्भर करता है? वेग और समय पर, वेग और समय पर। आप फॉर्मूला लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? v माइनस यू बाई टी, ठीक है ना, v माइनस यू बाई टी। तो v पर और t पर निर्भर करेगा, यानी कि वेग और समय पर निर्भर करेगा। इंपल्स बताइएगा किस पर? आवेग किस पर निर्भर करेगा? आवेग, समय और वेग पर, बिल्कुल सही है। इंपल्स यानी कि आवेग का फॉर्मूला ही क्या होता है? तो मतलब बल गुने समय अंतराल, ठीक है ना, बल गुने समय अंतराल। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने समय अंतराल। तो बल आया और समय अंतराल आया, यानी कि बल और समय पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से किसी का भी पूछेगा ना तो उसका फॉर्मूला पे ही वो निर्भर करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। वही पूछेगा अगर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करेगी? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है, m और v आया, तो यानी कि मास और वेलोसिटी आया, ठीक है ना। आगे बताइएगा, बताइएगा तो विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, ठीक है ना। यानी कि कानून पर अगर कोई राय लेना है तो वो कौन ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति ले सकता है। किससे ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है, ठीक है ना। बताइएगा तो सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? समुद्र के अंदर या फिर जल के अंदर छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, या फिर नाविकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। मतलब हाँ, नौ संचालन में किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक से सोच के बताइए। देखिए SONAR होता है, तो S से क्या हो जाएगा? साउंड। उसके बाद O से क्या हो जाता है? हाँ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाता है, ठीक है ना। साउंड SO से साउंड हो जाता है, ठीक है ना। M से नेविगेशन हो जाता है, A से एंड हो जाता है, R से रेंजिंग हो जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर पहला हमला किस देश ने किया था? सॉरी, जर्मनी ही हमला किया था। जर्मनी ही सबसे पहले किस पर हमला किया था? तो पोलैंड पे हमला किया था, और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और वो वर्ष कौन सा था? 1939 का वर्ष था, 1939 का वर्ष था, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध। आगे बताइएगा, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? विजयनगर आने वाला इटली का यात्री, देखिए तो विजयनगर तो बहुत सारे 3-4 आए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये अलग लिखा हुआ है। विजयनगर आने वाला, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन सा था? निकोलो कांटी था, निकोलो कांटी था, ठीक है ना। विजयनगर आने वाला पहला जो मतलब यात्री था वो कौन था? निकोलो कांटी था, जो किसके समय में आया है? देवराय प्रथम के समय में आया है, देवराय प्रथम के समय में आया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, एलपीजी सिलेंडर का मानक वजन कितना होता है भारत में? 14.2 kg होता है, 14.2 kg होता है। अभी भारत में जो मानक एलपीजी चलती है उसका वजन कितना होता है? 14.2 kg होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। सीएनजी का बताइएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है ना। पीएनजी का बताइएगा, एक नया टर्म चला है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस उसको बोलते हैं, ठीक है ना। पीएनजी अभी एक नया टर्म चला है जिसको पाइप्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। अभी देखिएगा बड़े बड़े शहर में जितना भी जाइएगा ना, वहां देखिएगा सिलेंडर का प्रचलन खत्म हो रहा है। वहां सिलेंडर ना लगा करके उसके घर में ही देखिएगा एक पाइप ला दिया और उसी से गैस चूल्हा चल रहा है, और उसी के लिए एक नया टर्म यूज किया गया है पीएनजी, ठीक है ना। उसका नाम क्या रखा गया है? पाइप्ड नेचुरल गैस रखा गया है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइएगा, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? दिल्ली में जामा मस्जिद है, बिल्कुल सही है, शाहजहां के द्वारा करवाया गया। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। और एक और जामा मस्जिद है जो आगरा में है, इसका निर्माण किसके द्वारा कहा गया? शाहजहां की बेटी थी जिनका नाम है जहां आरा, ठीक है ना, बेगम जहां आरा के द्वारा जो है आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण, और इन्हीं के पिता के द्वारा यानी कि शाहजहां के द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। आगे बताइएगा,
संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है वर्तमान में? 22 भाषाएं हैं। आगे बताइएगा, संघ सूची किस पर आधारित है? संघ सूची विदेश नीति पर आधारित है, ठीक है ना। संघ सूची किस पर आधारित है? तो विदेश नीति पर है। बताइए तो एलिफेंटा पास कहां पे है? एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। एलिफेंटा दर्रा कहां पे है? श्रीलंका में है। एलिफेंटा गुफा कहां पे है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफा कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और एलिफेंटा जलप्रपात कहां पे है? मेघालय में है। ये 3 चीज हम 2-3 दिन बोले हैं, ध्यान से इसको रखिएगा। एलिफेंटा दर्रा, ठीक है, दर्रा समझते हैं ना, कुछ भी नहीं होता, पहाड़ के बीच में अगर कोई वो जगह दरक करके अगर रास्ता बना दे ना तो उसको दर्रा बोलते हैं। जो एलिफेंटा दर्रा नाम से दर्रा कहां पे है? श्रीलंका देश में है। एलिफेंटा गुफा यानी कि केव, ठीक है ना, पहाड़ के नीचे अगर कोई जगह बन जाए, गुफा बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एलिफेंटा मतलब गुफा बोलते हैं। तो एलिफेंटा गुफा कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और एक एलिफेंटा जलप्रपात है जो कहां पे है? मेघालय राज्य में है। आगे बताइएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पे की गई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे इसी को बोलते हैं ना, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में किया गया। बताइएगा तो रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। रंगास्वामी मतलब खेल पुरस्कार जो है, कप जो है, ये किस में दिया जाता है? हॉकी खेल में दिया जाता है। बताइएगा तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय भाषा बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय भाषा का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। भारत का राजकीय भाषा का निर्धारण किया गया जो कि क्या है? हिंदी है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि यानी कि कानून का अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, महाधिवक्ता होता है। आगे बताइएगा तो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला जुनको तेवई थी, बिल्कुल सही है। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुनको तेवई थी। बताइएगा तो भारत का गोल्ड माइंस लिमिटेड कहां पे स्थित है? गोल्ड माइंस लिमिटेड कर्नाटक में, बिल्कुल सही है, कर्नाटक का कोलार में स्थित है, ठीक है ना। केजीएफ मूवी भी इसी पे बना था ना, कोलार में स्थित है गोल्ड माइंस लिमिटेड। आगे बताइएगा तो संगीतमय स्तंभ कहां पे अवस्थित है? संगीतमय स्तंभ हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। संगीतमय स्तंभ बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। संगीतमय स्तंभ कहां पे है? हम्पी कर्नाटक में है। बताइएगा तो कावेरी नदी जो है ये कहां किस राज्य में बहती है? तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है, ठीक है ना। तमिलनाडु और कर्नाटक में जो मुख्य रूप से कहां बहती है? तमिलनाडु में। और इस पे एक परियोजना बनाया गया है, उसका नाम क्या है? मेटूर बांध परियोजना, ठीक है ना। इस पर कौन सी परियोजना बनाई गई है? मेटूर बांध परियोजना बनाई गई है। आगे बताइएगा, केंद्रीय खाद्य शोध संस्थान कहां अवस्थित है भारत में? केंद्रीय खाद्य शोध संस्थान, खाद्य यानी कि खाद्य पदार्थ, भोजन वाला, भारत में कहां है? मैसूर में है। कहां पे है? मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य शोध संस्थान कहां पे है? मैसूर में है। आगे बताइएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तर का बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है, ठीक है ना, इंदिरा कॉल है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? किबूथी है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान पड़ता है किबूथी, जो सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? सरक्रीक है, ठीक है ना, सरक्रीक है। क्या हुआ? क्या वही सरक्रीक, देखिए ना, सरक्रीक जो है ना वो भारत का सबसे दक्षिण मतलब पश्चिम बिंदु है। उसके बाद से तो समुद्र चालू हो जाती है, ठीक है ना। सरक्रीक के बाद से तो समुद्र चालू हो जाती है। इसके लिए उसमें एक स्पेसिफिक जगह है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसी में सरक्रीक में ही है, लेकिन वो सरक्रीक के बाहर नहीं, सरक्रीक में ही है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रंगटौन कहां पे स्थित है? उच्चतम बीजिंग चीन में है, ठीक है ना। विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रंगटौन, ये बीजिंग चीन में अवस्थित है, ठीक है ना।
बताइएगा। तो भारत और चीन के बीच सीमांत रेखा कौन सी है? मैकमोहन। आगे बताइएगा, नाचने वाली लड़की की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। नाचने वाली लड़की की मूर्ति कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। आगे बताइएगा, तो हड़प्पा सभ्यता में मोहर किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें बनी हुई थी वो किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी की बनी हुई थी। आगे बताइएगा, तमिलनाडु में एकमात्र ऐसा गांव है भारत का जहां पे अभी भी संस्कृत बोली जाती है और पूर्ण रूपेण संस्कृत बोली जाती है। कौन सा जगह है? कांची। कौन सा जगह है? कांची, ठीक है ना। तमिलनाडु का एकमात्र गांव है कांची, जो भारत का ऐसा गांव है जहां पर टोटल संस्कृत बोली जाती है। आगे बताइएगा, तो गुरु नानक का जो है वो धर्म उपदेश का मूल भाव क्या था? गुरु नानक जो, जैसे कि जैन धर्म का मूल निर्देश क्या है? अहिंसा। उसका जैन धर्म का जो मूलभूत जो उसका सोच बोल सकते हैं वो क्या है? तो अहिंसा है। इसी तरह से गुरु नानक का जो मूलभूत उनका जो सोच था, मूलभूत जो आधार था वो क्या था जानते हैं? वो था मानव बंधुता। क्या था? मानव बंधुता, ठीक है ना। मानव बंधुता। आगे बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को अगस्त माह में प्रारंभ हुई थी? 8 अगस्त को, ठीक है ना। 8 अगस्त में ही वर्धा कन्वेंशन में जो है सो पारित होती है कांग्रेस में, और उसी तिथि को जो है सो चालू हो जाती है भारत छोड़ो आंदोलन। और साल कौन सा था? 1942 का साल था। आगे बताइएगा, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक के लिए लोहा का प्रयोग किया जाता है, और लोहा में भी नम लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन सा है? वो तो अंडा देता है, ब्लू व्हेल। बिल्कुल सही है, ब्लू व्हेल है, ठीक है ना। इस धरती पर सबसे ज्यादा जो बड़ा स्तनपायी है वो कौन सा है? ब्लू व्हेल ही है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा बच्चा भी ब्लू व्हेल ही देती है, ठीक है ना। हाथी से उसका साइज काफी बड़ा होता है। क्या हुआ? कंगारू, हाँ, अर्ध परिपक्व बच्चा कंगारू देता है, सही है। आगे बताइएगा, तो यशपाल राणा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? शूटिंग। यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, ठीक है ना। बताइएगा, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है ना। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? उसका नाम क्या है? सिएटिक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? सिएटिक बोलते हैं, ठीक है ना। सेरिब्रम वगैरह तो तंत्रिका कोशिका का ही बना होता है। मस्तिष्क का जितना भी भाग है ना, वो सारा लगभग भाग तंत्रिका कोशिका का ही बना होता है। जो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर की अंडाणु, ओवम का जो टिश्यू होता है, ठीक है ना। यानी कि अंडाणु का जो कोशिका होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है। और दुनिया में सबसे लंबी कोशिका किसकी है ये बताइए? शुतुरमुर्ग के अंडा का, ठीक है ना। शुतुरमुर्ग के अंडा का कोशिका जो है वो मानव मतलब कि दुनिया में सबसे लंबी है। और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्म की। देखिए, अंडाणु शुक्राणु ये जो है मानव शरीर की, ठीक है ना। अंडाणु शुक्राणु मानव शरीर की। और वैसे दुनिया में जब लग जाए, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा और सबसे छोटा, तो वो मतलब मानव शरीर से तो बाहर हो गया ना, ठीक है ना। तो शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा और सबसे छोटा माइकोप्लाज्म या फिर बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्म या फिर बैक्टीरिया हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको 99% जगह आपको माइकोप्लाज्म मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए बैक्टीरिया याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी जीवाणु जिसको बोलते हैं वो याद रखिएगा। आगे बताइएगा, समुद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? समुद्रगुप्त कहते हैं स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त की 467 में हुआ था। स्कंदगुप्त का मृत्यु 467 में हुआ था। आगे बताइएगा, तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का देवभूति। बिल्कुल सही है, देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, ठीक है ना। बताइएगा, तो
लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? जोजिला दर्रा, बिल्कुल सही है। लेह और श्रीनगर को जो जोड़ती है वो कौन सी दर्रा है? जोजिला दर्रा है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? माल भाड़ा, ठीक है ना, माल भाड़ा है, यानी कि मालगाड़ी से जो सामान का जो ढुलाई होती है ना, उससे सबसे ज्यादा भाड़ा आता है। हालांकि अब परिदृश्य बदल रहा है, ठीक है ना, अब जो है वो इंसान को ढो करके भी ज्यादा से ज्यादा पैसा अब कमा रहा है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा है नेवा शोभा, जो मुंबई में है, ठीक है ना। और नेवा शोभा मुंबई वाला। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये सोलन में है, सोलन में है। और सोलन आई थिंक ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। सोलन कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है। आगे बताइएगा, उत्तराखंड की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे, अलकनंदा के किनारे है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। छोड़ देते हैं आज के लिए।